अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैं कमेंट सेक्शन से कुंडलियां ले रहा हूं फ्री अध्ययन के अंतर्गत, उसमें से आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है महेश सक्सेना। अब जरा गौर करिएगा, इन्होंने पूछा है मेरा बेटा बहुत परेशान है। लिखे तो ऐसे हैं आप जैसे कि क्या क्या नहीं हुआ है, पर आप जरा विचार करिए। मैंने ये बात कई बार गौर करी है कि हम अपनी ही समस्याओं को कई बार अपनी दृष्टि से कई गुना बढ़ा देते हैं, तो ये मत करिए और ये ठीक भी नहीं है। समस्याओं को बहुत बड़ा बनाना हमारे चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है कि हम खुद चंद्रमा को किस तरीके से अपनी कुंडली में हमने बिछाया हुआ है या परमात्मा के द्वारा कैसे बिछाया गया है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं तो आप अपने प्रत्येक समस्या को कई गुना ज्यादा बढ़ा करके देख लेते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो इम्यून होता है वो सूर्य और चंद्रमा, वही दोनों देखे जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, विशेषतः चंद्रमा को ही कहूंगा, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को ऐसा बनाता है कि वो किसी भी चीज को कितना बड़ा पैम्पर करता है और कितना जो है उसको हल्के में लेता है, कितना भारी बनाता है। तो ये निर्भर करती है बात उसके कुंडली में बैठे चंद्रमा पे। इनका नाम है महेश सक्सेना। 30 अगस्त 1987 14:14 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली बनती है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहां से आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली का पंचांग बता देता हूं। ये पंचांग इनका बना है, ध्यान से समझिएगा। भाद्रपद माह में जन्मे लोग भद्र पुरुष की भांति होते हैं, सुंदर होते हैं। दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से आत्मबल और जीवन में चीजों के प्राप्त होने का संयोग थोड़ा कम हो सकता है। चीजें देर से मिल सकती हैं, समस्याएं थोड़ी सी रह सकती हैं, मतलब ये नेचर है। आप अब इसको अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो इसका उत्तर किसी ज्योतिषी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये बाय नेचर है और ये प्रकृति के कारण ही आपको मिली हुई है। आप इसको बदल नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि हम बदल बिल्कुल नहीं सकते, और अगर बदल सकते तो परीक्षित और अभिमन्यु और बाकी जितने राजा रामचंद्र और भगवान कृष्ण हमेशा तो दुख में ही झेले और दुख में ही रहे, लेकिन कहां बदल पाए। यह नियति है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर ये कुंडली सजाई जाती है। शरद ऋतु में थोड़ा आलस्य, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के जन्मे होने के कारण चंद्रमा पापक हैं। इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में इरेगुलरिटी रहती है, इस वजह से भी व्यक्ति परेशान रहता है और चीजें अब यहाँ पे पापक हो जाए इस वजह से मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करता है। मैंने बात कही थी ना, जबकि अभी पंचांग देख रहा हूं तो हालांकि ये सवाल इनके पिता ने पूछा है कि मेरा बेटा बहुत परेशान है, विवाह भी नहीं हो रहा है, अब नौकरी भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट पढ़ा रहा है, पर वो आगे बताऊंगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, चंद्रमा पापक, इस वजह से प्राइवेट नौकरी करने का संयोग पैदा होता है। और दूसरे नंबर पे तो शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता पवित्र है, वो पवित्र आचरण करने वाला है, दुर्मुख नहीं है, बहुत अच्छे विचारों वाला है, श्रेष्ठ है, अच्छे लोगों से मित्रता करने वाला है। और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने के कारण कभी कभी संतान उत्पत्ति में कष्ट भी होती है। शरद ऋतु दक्षिणायन विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति शिक्षकीय गुणों को रखने वाला है और धनु लग्न के होने के कारण धार्मिक होने वाला है। उसके जीवन के आसपास ही धर्म विचरण करता रहेगा। दार्शनिक है, अलग तरीके से किसी भी चीज को सोचने और समझने की क्षमता है उसके पास। लग्न के अधिपति गुरु पंचम भाव में अकेले बैठे तो व्यक्ति को कई बार निर्णय लेने में दिक्कत होती है, उसके बुद्धि लब्धि क्षमता को कमजोर कर देते हैं। कई बार एक ही तरीके की संतति पैदा होती है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। लग्न के अधिपति पंचम में तो व्यक्ति को कल्याणकारी बना देते हैं। व्यक्ति दूसरों के कल्याण करने में ही अपनी ऊर्जा का क्षय कई बार करते देखा जाता है और कृतज्ञ होता है। देश सेवा के प्रति उसकी जो जीवन की नींव होती है वो उसके प्रति समर्पित होती है। धर्म भाव के अधिपति सूर्य धन भाव में, और यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, पर वस्तुतः वहां पे सबसे ज्यादा मजबूत सूर्य ही होंगे। इस वजह से बाकी के 3 ग्रह जो आपकी कुंडली में दिख रहा हूं, तो डिग्री के आधार पर बाकी वहां पे मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में 22 डिग्री के बुध, 14 डिग्री के शुक्र, 12 डिग्री के सूर्य और 11 डिग्री के मंगल, ये सबको अस्त कर देंगे।
ऐसी स्थिति में कि शुक्र भी अस्त होने के बावजूद परिणाम देंगे, बुध भी अस्त होने के बावजूद परिणाम देंगे। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जो धनु लग्न की कुंडली के लिए बाधक ग्रह बनता है शुक्र, वो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देगा, तो भाग्य के लाभ को कमजोर करे। लेकिन वो अस्त होने के बावजूद परिणाम करे और नीचाभिलाषी और उच्चाभिलाषी का चक्कर यहां लग रहा है, क्योंकि बुध जहां उच्चाभिलाषी होंगे वहीं शुक्र नीच की राशि की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों का परस्पर संयोग व्यक्ति को धार्मिक मनोविचारों वाला और अपने से बड़े लोगों के संपर्क में रहने के बावजूद भी उनका लाभ नहीं उठा पाता है। संपर्क रहे पर बोल ही ना पाए, या फिर कभी कभी ऐसे भी कई बार चीजें होती देखी जाती हैं जीवन में कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है पर फिर भी वो उसका संपूर्ण नहीं ले पाता है, या उसको मिलती ही नहीं है चीजें, क्योंकि छठे भाव के अधिपति भाग्य को प्रतियोगिता दे रहे हैं और यहाँ पे भाग्य भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है पांचवी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो समाज सेवी, सामाजिक स्तर पे बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है। और एक तरीके से ऐसी स्थिति मदर तेरेसा जी की कुंडली में भी थी। लग्न के अधिपति का प्रभाव लग्न पे नवम भाव में ही था और गुरु की उस पे दृष्टि थी या गुरु की युति है, ऐसी स्थिति उनकी कुंडली में भी बन रही है। तो धर्म के कारक हुए और धर्म के अधिपति, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आचरण में ही धर्म बना रहता है, या फिर वो नैतिक तत्वों का पालन करने वाला होता है, उसके पास ऐसी क्षमता होती है। चंद्रमा लाभ भाव में पापक हुए, इस वजह से दिमाग में लालच भी है और एक्सपेक्टेशन जो है वो जीवन से ज्यादा है, व्यक्ति ज्यादा पाना चाहता है। हालांकि ये तो प्रत्येक व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति ही होती है, लेकिन अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ को कमजोर कर रहे हैं और पंचम भाव को देख करके गुरु चंद्रमा का जो दृष्टि संबंध बनेगा, तो लग्न के अधिपति ने लाभ को देखा है, भाग्य को देखा है और साथ ही साथ उनकी पांचवी दृष्टि यहाँ और लग्न पे। तो लग्न को देखेंगे तो धर्म देंगे, गंभीरता देंगे, गंभीरता और गंभीर बना देंगे, मोटे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे शरीर का बना देते हैं। अपनी उम्र से व्यक्ति कई गुना ज्यादा बड़ा भी दिखता है, कई बार ऐसी स्थिति होती है। गुरु सूर्य मंगल को देख रहे हैं तो शिक्षकीय योग लगा रहे हैं। गुरु ने शुक्र को देखा है तो व्यक्ति के पास अनुभव होगा, पर उस अनुभव का बड़ा कमजोर लाभ मिलता है। दूसरी बात है कि मंगल और शुक्र के एक साथ बैठे होने के कारण कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य में परेशानी होती है, या फिर अब आप उस परेशानी को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, चाहे आप उसे विलंब के तौर पे देखें, चाहे आप उसे पसंद ना आने के तौर पे देखें, चाहे जीवन में कोई आए ही नहीं, ऐसी भी चीजें कई बार होती हैं। चाहे जीवन में कोई आए पर वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते, या बुद्धि कई बार कलुषित हो जाती है तो व्यक्ति कई बार कहेगा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा या वैराग्य धारण कर ले, ऐसी चीजें होती। हालांकि वो चीजें हैं नहीं, पर ऐसा हो सकता है। अब विलंब किसी भी कारण से होता है। सप्तम भाव के अधिपति भाग्य में बैठे हैं और किसके साथ, इस कुंडली के लिए चंद्रमा मारक होते हैं, बुध मारक होते हैं। इस कुंडली के लिए बुध के बाद शुक्र बाधक होते हैं। मारक और बाधक में अंतर होता है। बाधाएं उत्पन्न करे वो बाधक, मारक जो परिस्थिति को विपरीत ले जा करके और इतना ज्यादा कष्ट दे दे कि मन बेचैन हो जाए, वो बुध करेंगे। हालांकि वो दशम भाव के अधिपति हैं। ये द्विस्वाभाविक लग्न बना है और यहाँ पे सबसे अच्छी जो राशि बनेगी वो सिंह राशि और दूसरी राशि मेष राशि। ये दो राशियां आपके लिए अच्छी साबित होंगी। आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा बहुत अच्छी होगी। आपके लिए शुक्र की राशि वृषभ और तुला बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इनमें से तुला राशि अच्छी साबित हो सकती है, पर वृषभ राशि अच्छी नहीं होगी और कर्क राशि अच्छी नहीं होगी। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा कहीं भी बैठेंगे उस भाव के प्रभाव को कमजोर करेंगे। इस वजह से आपको प्राप्त होना थोड़ा देर से हो रहा है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, 12 में, वृश्चिक राशि के। इस वजह से भी कई बार सैया सुख देर से मिलता है और उनकी वाणी का प्रभाव जन्म कुंडली में है। इस वजह से व्यक्ति कम बोलता है या गंभीर वाणी को रखने वाला होता है, गंभीर काम करने वाला होता है। कई बार वो गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, तो व्यक्ति के अंदर एक तेजस्विता आ जाती है। गुरु का प्रभाव बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल के ऊपर, तो व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण है। तो अगर पढ़ाने का काम ये व्यक्ति कर रहा है तो निस्संदेह उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी कुंडली में अभी बुध की दशा 2022 के मार्च से आ रही है और मैं समझता हूं कि अभी एक अच्छी दशा आने वाली बाकी है। ये बुध वाली दशा जो कि धर्म कर्माधिपति या केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा रहे हैं। नवांश कुंडली में भी बुध जो बैठे हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं, जहां पे इनकी राशि बनी हुई है। यहाँ वो त्रिकोण में बैठे थे, यहाँ वो केंद्र में बैठ रहे हैं। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग लगा रहे हैं। दशम भाव के अधिपति बुध के ऊपर जरा गौर करिए तो शनि की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में और पद धारण करता है और साथ ही साथ सरकारी पद पे लाभ प्राप्त करता है। अपने से बड़े बुजुर्ग और सरकार से
सरकारी पद पे जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं उन लोगों से उनको लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति बुध को शनि की 10वीं दृष्टि ने देखी है, तो ये बात यहाँ भी बन रही है। यहाँ पे भी दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान में सूर्य और मंगल का प्रभाव है। हालांकि चंद्रमा ने मंगल का नीच भंग किया है, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, मंगल की राशि में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि में मंगल। तो ये एक अच्छी बात है, मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा और बिल्कुल आपके साथ ही बैठा हूं मैं। तो ये बात बन रही है। गुरु यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी अकेले, यहाँ भी अकेले। गुरु संग खोजते हैं, चंद्रमा भी संग खोजते हैं। आप जरा गौर करिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल का प्रभाव कैसा है। चंद्रमा मंगल से 3 घर आगे है। अगर वही मंगल 3 घर आगे हो जाता और चंद्रमा भाग्य में बैठ जाते तो स्थिति उलट हो जाती और तब तक कुंडली बदल चुकी होती, क्योंकि वहां पे व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ता, उसकी माइंडसेट जो होती वो बहुत स्ट्रेंथ वाली होती, मजबूती को प्राप्त करने वाली होती, और उसका जो लाभ मिनिमाइज जो हुआ है वो तब तक और भी ज्यादा बढ़ जाता, वो घटता नहीं, क्योंकि अष्टम के अधिपति लाभ में बैठे हैं। परंतु एक बड़ी ही अद्भुत बात यह भी है कि अष्टम के अधिपति एकादश में बैठते हैं, लेकिन वो शुभग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, लेकिन होंगे यहां वो पापक, क्योंकि पापक ग्रह का प्रभाव कर रहे हैं। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस वजह से चंद्रमा यहाँ पे देर से सही पर कुछ अच्छे परिणाम भी देते देखे जाएंगे। नवांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में सूर्य और शुक्र, आप जरा गौर करिए तो सरकार आपकी कुंडली में कैसी बैठी है। सरकार बहुत बढ़िया है। षडबल में ये सबसे ज्यादा बलवान है सूर्य। यहाँ पे भी वो महत्वपूर्ण होते हैं, त्रिकोण के अधिपति। यहाँ भी वो त्रिकोण के अधिपति हैं, यहाँ भी वो त्रिकोण के अधिपति हैं। इसका मतलब है कि सरकार बिल्कुल ठीक है। आप अपना काम कितने तरीके से और कितना मन लगा करके कर रहे हैं, ये बात आप पे निर्भर करती है। आपकी कुंडली में सरकारी क्षेत्रों में प्रबल योग हैं जाने के। उसके बाद बुध नीच के हो गए, इस वजह से व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण और कई बार इंटरव्यू सेशन में जाकर के छट जाता है, छोटे छोटे अंकों से छटने का प्रभाव। हालांकि ये प्रभाव अभी जारी रहेगा बुध की दशा में, इस वजह से आपको अपना 100% देना होगा। और अगर संभव है तो आप बुध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं या गुरु का रत्न पुखराज भी पहन सकते हैं। ये 2 चीजें आपकी कुंडली में बनती है। मंगल और गुरु का शिक्षक योग, बुध और मंगल का शिक्षक योग, मंगल और शुक्र का थोड़ा कमजोर होना। अब एक बात बताइए, तो सप्तम भाव के अधिपति शुक्र और मंगल के साथ और सूर्य के साथ बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में छठे के अधिपति होते हैं, ध्यान से समझने की बात है। सप्तम भाव के अधिपति बुध की युति छठे भाव के अधिपति शुक्र के साथ और पंचम भाव के अधिपति मंगल के साथ बनी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो होता है वो कई बार अपनी पहचान से ही विवाह करने की स्थिति में जाता है या जान पहचान से ही संबंध बनता है। ऐसी कई बार स्थितियां देखी जाती हैं। अगर कुंभ लग्न या कुंभ राशि या फिर पश्चिम दिशा या फिर सिंह लग्न या सिंह राशि की अगर जातिका मिले या तुला लग्न या तुला राशि की जातिका मिल जाए तो निस्संदेह व्यक्ति को विवाह कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में लग्न जो बना है वो 0 डिग्री का है, इस कारण से भी कई बार चीजें कमजोर हो जाती हैं। आपने गौर नहीं किया है, आपका लग्न 0 डिग्री का है, मूल नक्षत्र के जन्मे हैं, इस वजह से ये जीवन धीरे 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 संभलेगा। अचानक से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अचानक से आपको कोई भी चीज मिलेगी भी नहीं। इसमें विलंब होगा ही, देर होगी, परंतु दुरुस्त से चीजें आएंगी। सूर्य और शुक्र बैठे हैं, पद देंगे। केतु अष्टम भाव में व्यक्ति को दिमाग लगाने वाला और खोजबीन करने वाला। गुरु अष्टम भाव में यहाँ पे छठे भाव में यहाँ भी जा रहे हैं। इस कुंडली में देवताओं की आराधना बनती है। एकादशी का व्रत, गोबर के से अगर हो सके तो घर का कोई एक हिस्सा लिप लेना चाहिए, उसको झाड़ू बुहारू करके, और वहां पे भगवान विष्णु की प्रतिमा और केले की प्रतिमा रख के सत्यनारायण भगवान की कथा भी व्यक्ति को सुननी चाहिए। अगर हो सके तो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अपने जीवन में शामिल करिए, या भागवत महापुराण का एक अध्याय, अगर ना हो सके तो 1 पेज ही सही जरूर पढ़िए। आपको छोटी सी गुटका भी मिल जाती है भागवत महापुराण की। दूसरे नंबर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको कर लेना चाहिए। पुखराज या तो पन्ना, दोनों में से कोई एक। आप अभी के हिसाब से पुखराज भी बन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कहूं तो इस कुंडली में विवाह वगैरह कैसा है, तो विवाह बिल्कुल ठीक है और आगे बिल्कुल प्रेम रहेगा। दाम्पत्य में कोई भी कमजोरी नहीं है। अगर ग्रह की स्थिति के आधार पर चर्चा करता हूं तो सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी है। अपने आत्मबल को कभी भी कमजोर ना होने दीजिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक हैं, इस वजह से कमजोर हो रहे हैं, और डिग्री में भी वो वृद्ध अवस्था को पार करेंगे क्योंकि 20 डिग्री के बैठे हैं। मंगल की डिग्री जो है वो 11 डिग्री की है। कुमार अवस्था में बल उनका 50% का रहेगा, इस वजह से शिक्षा का भाव ठीक है। लेकिन चूंकि वहां पे अकेले गुरु बैठे हैं, इस कारण से, और अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा से देखे जा रहे हैं, इस कारण से उसमें एक ड्रॉबैक भी मिल जाता है और चीजें कई बार
खाना पूर्ति करनी पड़ती है, या कई बार उसमें विलंब होता है, या व्यक्ति को संपूर्ण अंक नहीं मिलता, इस वजह से कई बार वो छंट चुका होता है या छांटा गया है परीक्षाओं में। बुध जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो वृद्ध होंगे, 22 डिग्री के हैं। गुरु जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं उसके आधार पर वो गुरु बैठे हैं 5 डिग्री के, बाल अवस्था के होंगे, ये कमजोर होंगे। शुक्र युवा अवस्था के हैं, ऐसी अवस्था में कि बाधक ग्रह जो आपकी कुंडली का बना है वो आपकी कुंडली में युवा अवस्था का है। और शनि जो बनते हैं, जो इस कुंडली में न्याय करने वाले ग्रह हैं, वो 12वें भाव में जाकर के आपको नैसर्गिक रूप से दार्शनिक बना रहे हैं और कंपटीशन से कभी कभी मुक्ति देने का भाव भी पैदा कर रहे हैं। मतलब क्या है, व्यक्ति कभी कभी कहता है कि छोड़ो, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही चलता रहेगा, एकदम बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। तो ये ना होइए, ये काम शनि कराते हैं स्वभावगत। अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर चंद्रमा का और गुरु का जब प्रभाव एक साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव फील भी आना चाहिए। हालांकि आप नेगेटिव ज्यादा हो, 70% व्यक्ति जो होता है वो कई बार पॉजिटिव और 30% निगेटिव हो जाता है। ये प्रभाव, इसको और भी ज्यादा आपको बैलेंस करना चाहिए। अब बात मैं अगर नक्षत्रों की करूं तो सबसे पहले सूर्य की बात अगर करूंगा तो सूर्य मघा नक्षत्र के, मंगल मघा नक्षत्र के, ये दोनों मघा नक्षत्र के बैठे हैं। और केतु जो हैं वो आपकी कुंडली में 10वें स्थान में। अगर यही पोजीशन बदल जाती, मतलब राहु यहां बैठ जाते, केतु यहां बैठ जाते, तो स्थिति और भी बढ़िया हो जाती, पर ऐसा है नहीं। और सूर्य मघा नक्षत्र के बैठे हैं, व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने वाला बना देते हैं और व्यक्ति को हमेशा ही खोजना पड़ता है, चीजों को ढूंढना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है। मघा नक्षत्र में जन्मे हैं व्यक्ति को कंपटीशन में रखने वाला, पर प्रतियोगी बना देते हैं और व्यक्ति जीवन भर हमेशा ही किसी न किसी वजह से बेचैन सा रहता है और अनुभव की कमी महसूस करता है अपने अंदर, या फिर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको चीजें नहीं मिलती हैं। कम पैसों पे नौकरी करने का योग्य सूर्य के मघा नक्षत्र में होने के कारण, और उस पर गुरु का प्रभाव व्यक्ति को अनुभवी बनाने के बावजूद भी उसको एक जो ऐसे कि होने के बाद भी वो नहीं है। मतलब मैं उस चीज का हकदार हूं कि मेरे वीडियो एक दिन में कम से कम 10,000 व्यूज मिले, पर वो मुझे मिलते नहीं। पर ये ऐसा हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली में ही है, और इसका दोष आप किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि ये आपको भुगतना पड़ेगा, पक्की बात है। चंद्रमा विशाखा के, गुरु का प्रभाव, चंद्रमा ठीक है, वो एस्टेब्लिश है, और मंगल और चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो रहा है यहाँ पे। वही चंद्रमा के अगर आगे मंगल होते तो साहसिक बना देते और भाग्य भाव को भी थोड़ा सा बल मिल जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ, एक बात और कहूंगा कि भाग्य को 2 तरीके से कमजोरी भी मिल रही है, क्योंकि इस भाव से तीसरे शुभ ग्रह बैठ रहे हैं चंद्रमा और पाप ग्रह बैठ रहे हैं, इस वजह से इस भाव को कमजोरी मिल रही है। साथ ही साथ छठे भाव के अधिपति बैठ रहे हैं और जन्म कुंडली में पापी भाव के अधिपति, हालांकि लाभेश का लाभ भाग्य भाव में जाना ये अच्छा माना जाता है। ये धर्म कर्माधिपति योग तो बुध ने बनाया ही है, साथ ही साथ जन्म कुंडली में भाग्यशाली और महाभाग्यशाली योग भी बना है। चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव और राहु के ऊपर शनि का प्रभाव, शनि के ऊपर राहु का प्रभाव, तो राहु और शनि का संयोग कई बार विवाह में विलंब, विवाह विच्छेद, विवाह की परेशानी और कई बार सैया सुख में कमी दे देता है। राहु और शनि का प्रभाव 12वें भाव पे कई बार व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी आदि के चक्कर में डालने वाला होता है, लेकिन चूंकि आपकी कुंडली में जो छठा भाव है वहां के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं और वहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव को भी शनि देख रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि राहु की जो दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है वो आपको कोर्ट केस कचहरी में डालेगी। ऐसा कई बार आपको लोग कहेंगे, पर इसको मानना मत, क्योंकि यहाँ के अधिपति के ऊपर शनि का प्रभाव है 10वीं दृष्टि से और गुरु भी उसको देख रहे हैं। इस वजह से एक पापक और एक शुभ ग्रह के प्रभाव में आप जरा गौर करें तो गुरु का प्रभाव वहां ज्यादा है, सूर्य का प्रभाव भी ज्यादा है। इस वजह से गुरु के मित्र और सूर्य गुरु के मित्र और गुरु का प्रभाव जब छठे भाव के अधिपति और शनि का प्रभाव रहेगा तो एक बैलेंस बन जाएगा, और इस वजह से व्यक्ति न तो ऋण में रहता है और न ही उसके दुश्मन उस पर हावी होते हैं। तो शनि का एक छत्र प्रभाव इस भाव पे या फिर इस भाव से संबंध में अगर शनि का बने संबंध तो निश्चित रूप से ठीक है, वो मंगल के साथ है। आप देना मत किसी को, लेना आसान रहेगा, ले सकते हैं। ये आपकी कुंडली है। नौकरी के योग 2022 के चौथे महीने से बन रहे हैं, पर वस्तुतः आपकी कुंडली 1987 की है। पर एक बात और, थोड़े से इधर जाकर के अगर बात कहूं तो कब तक आप ऐसे यूं ही सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे और कब तक आप सरकार को दोषी देते रहेंगे और अपने पिता का खून जलाते रहेंगे? मैं तो यही समझता हूं कि व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और आपके पास अगर हुनर है, आपके पास अगर बल है, आपके पास अगर साहस है, आपके पास अगर आपका आत्मबल है, तो निसंदेह किसी को ताकने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद की दुकान खोल के बैठ जाइए, जिसको आना होगा वो आ ही जाएगा, और जो ना आए उसके भाग्य के बलहारी। सच्ची बात है, ये बात मैंने अपने जीवन के ऊपर ही लागू होते देखी है, और ये बात बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। जो आपके मक्खी को देखा है, मक्खी
आपने सामने से 10 प्लेट लगा करके रखा है, मक्खी सब पे बैठी है, पर प्रत्येक प्लेट पे मक्खियों की संख्या अलग अलग होती है कि नहीं यार? किसी पे 10 बैठी है, किसी पे 20 बैठी है, किसी पे 5, किसी पे 2, किसी पे 1। अब मिठाई तो सारा एक ही है, पर ये मक्खी के ऊपर निर्भर करता है और मिठाई के ऊपर बात निर्भर करती है कि किस मिठाई पे कितनी मक्खियां जाती हैं। वो मिठाई उतना ही गंदा होगा और वो उतना प्रोफेशनल भी हो जाता है और उसकी मांग उतनी ही बढ़ जाती है, पर वस्तुतः शुद्ध जो है उस पर तो एक ही मक्खी है और वो हानिकारक भी नहीं है। तो ये बात है। आप ये भी काम कर सकते हैं, अपनी खुद की कोचिंग, अपना खुद का काम आपकी कुंडली में बनता है। आप धनु लग्न के हैं, ये बात आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? सब तरीके से घूम करके आइए, मुझ तक जो बात पहुंचनी हो वो पहुंच ही जाती है। ये भगवान साक्षात नारायण ये बात यही कहते हैं कि आप किसी की भी आराधना करो, भक्ति का स्वरूप मुझसे ही शुरू होता है और मुझ पे ही आके खत्म हो जाता है। ये समस्त वेद और समस्त मंत्र मुझसे ही निकले हैं और मैं ही उनका बनाने वाला और स्वयं मैं ही उसको सुनने वाला ही हूं। ये बात बस इतनी सी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। समस्त चीजें एक ही जगह से उत्पन्न होती हैं और वहीं पे जाकर के विलीन भी हो जाती हैं और वो एकमात्र परमात्मा की नाभि कमल की स्तुति है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।